हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो यूनिट 1 है उसके पार्ट 2 को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 जो है उसमें आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में। तो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हमने इसे चैप्टर्स पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है उसका पार्ट 2 आज की वीडियो है, जिसमें हमें खिलजी शासन काल के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, कि खिलजी शासन काल जब शुरू हुआ था और जब तक वो खत्म हुआ उसके बीच में क्या क्या हुआ, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, और आपके एग्जाम्स के भी हिसाब से। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, और ये हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, तो इसको बनाने में मेहनत लगी है, तो प्लीज एक लाइक वीडियो को जरूर दें। तो सबसे पहले आता है आपका खिलजी शासन काल में जलालुद्दीन खिलजी। जब खिलजी शासनकाल शुरू हुआ तो सबसे पहला जो शासक बना वो था जलालुद्दीन खिलजी। इसके बारे में देखें कि खिलजी वंश के राज्यकाल 1290 से लेके 1320, ठीक है, खिलजी शासनकाल कब से कब तक था, 1290 से 1320 तक के मध्य भारतीय इतिहास में अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो काल था ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था भारतीय इतिहास में भी और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में भी। जलालुद्दीन का शासन लगभग 6 वर्ष तक, जलालुद्दीन जो था खिलजी उसका शासनकाल लगभग 6 वर्ष तक चला, मतलब कि 1990 से लेके 1996 तक उसका शासनकाल रहा। इस काल के दौरान सुल्तान की यही कोशिश रही कि तुर्की सरदारों को नए वंश का वफादार बनाया जाए। ठीक है, तो इससे पहले आप कह सकते हैं कि इससे पहले जो भी शासक थे जो कि खिलजी शासन काल में नहीं आते थे, ठीक है, अलग शासक थे, तो वो एक प्रकार से तुर्की सरदारों को क्या मानते थे, अपने वफादार तो नहीं मानते थे, उन्हें मानते थे कि ये हमारा विरोध करते, विरोधी मानते थे। ठीक है, परंतु इस काल में जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने सोचा कि हम तुर्की सरदारों को क्या बनाएंगे, जो साम्राज्य है या फिर दिल्ली वंश, वो खिलजी वंश है उसका सबसे ज्यादा वफादार बनाएंगे, ताकि समय पड़ने पर वो खिलजी वंश की मदद कर सकें। ठीक है, तो क्या करेंगे, वफादार बनाएंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने क्षेत्रीय शासकों की शक्ति को दबाने के लिए कड़े उपाय अपनाए। अब क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने क्षेत्र, उसके जो विरोधी थे, उसके क्षेत्र में जो विरोधी थे उनको दबाने के लिए कड़े नियम अपनाए, कड़े उपाय अपनाए, तथा राजपूत विशेष रूप से रणभैर के चौहानों पर भी दबाव जारी रखा। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने क्षेत्र में भी लोगों को दबाया, साथ में राजपूत और सहित जो चौहान हैं उन्हें भी दबाने की काफी ज्यादा कोशिश करी। जलालुद्दीन खिलजी के काल की एक प्रमुख घटना मंगोलों के युद्ध से था। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन काल था, या फिर आप कह सकते हैं पूरे खिलजी शासन काल में मंगोलों के द्वारा बहुत सारे आक्रमण किए गए, कई सारे युद्ध लड़े गए, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो कई युद्ध लड़े गए, तो ये जो मंगोलों के साथ युद्ध हुए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बर्नी के अनुसार 1291-92 में मंगोलों ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर हमला कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी को मंगोलों से लड़ने का एक लंबा अनुभव था। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी का शासन काल में जब वो राजा बना तो उसने देखा कि मंगोलों के साथ काफी युद्ध भी हो रहे हैं, तो उसको एक प्रकार से अनुभव भी प्राप्त हुआ, और उसने पहले भी युद्ध लड़ चुका था पिछले जो राजाओं के साथ रहकर, तो उसको अनुभव प्राप्त था। वहीं बरनी में लिखा गया है कि 1291-92 में मंगोलों ने उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर हमला कर दिया। ठीक है, और जलालुद्दीन पहुंच गया अपनी सेना से लड़ने के साथ। एक लंबा अनुभव था, और साथ में वो क्या करता था, वो अपनी सेना को लेकर जहां पे मंगोलों से युद्ध होना होता था वो भागे बिना ही वहां पहुंच जाता था। एक प्रकार से वो काफी ज्यादा बहादुर, आप कह सकते हैं कि बहादुर शासक था। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से यह युद्ध समाप्त हो गया। अब क्या हुआ कि दोनों पक्ष युद्ध लड़ रहे हैं, परंतु युद्ध का कोई, आप कह सकते हैं कि कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर रहा है, तो दोनों पक्षों की सहमति से क्या हुआ, युद्ध को समाप्त कर दिया गया। बाद में सुल्तान की सहमति से मंगोल दिल्ली में बस गए। अब क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को अनुमति दे दी कि आप दिल्ली में आइए, दिल्ली में रहिए, वहां पे अपना व्यापार करिए, परंतु सही से। ठीक है, कोई भी विरोध नहीं चलेगा, इस प्रकार के कुछ नियम बनाए गए और उन्हें मंगोलों को अनुमति दे दी गई।
कि दिल्ली में आके रहें और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी बस के रह सकते हैं। 1295 से 96 में राजपूताना के आक्रमण के दौरान जलालुद्दीन खिलजी को सूचना मिली कि उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने उसे बुलाकर धोखे से उसकी हत्या कर दी। अब देखिए, अब यहाँ से शासक बदल रहा है, मतलब दूसरा राजा गद्दी पे बैठने वाला है। तो क्या हुआ, 1295 से 96 में राजपूताना के आक्रमण के दौरान जलालुद्दीन खिलजी को सूचना मिली कि उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने उसे सूचना भेजी, ठीक है, कि आक्रमण हुआ है एक प्रकार से, और उसे धोखे से बुलाकर क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी, जो कि उसका भतीजा लगता था, उसकी हत्या कर दी। और अलाउद्दीन खिलजी खुद गद्दी पर सुल्तान बन के बैठ गया। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 56 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी का को श्रेय जाता है कि उसने भारत के बचे हुए अनेक क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त करी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं काफी ज्यादा शक्तिशाली शासक था और बहादुर भी था। ठीक है, युद्ध के मामले में आप कह सकते हैं कि वो काफी ज्यादा युद्ध लड़ चुका था। ठीक है, उसे एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा था, तो उसने गद्दी पर बैठते ही भारत के बचे हुए अनेक क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त करी। उसकी सेना दक्षिणी भारत में भी जीत हासिल कर ली थी। 1296 से 1308 के बीच मंगोल लगातार दिल्ली पर कब्जा करने के लिए अलग अलग शासकों द्वारा हमले करते रहे। अब क्या हुआ, इस काल के दौरान 1296 से 1308 के बीच मंगोलों ने बहुत ज्यादा आक्रमण करे थे। जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था उस समय मंगोलों ने बहुत ज्यादा आक्रमण करे ताकि वो दिल्ली पे कब्जा कर सके, क्योंकि एक प्रकार से इसका ये भी कारण है क्योंकि दिल्ली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और एक राजधानी थी, इसीलिए वो दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे। अलाउद्दीन ने जलंधर 1296, किली 99, अमरोहा 1305, रवि 1306 की लड़ाई में मंगोलों के खिलाफ विजय प्राप्त करी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो काफी ज्यादा विजय प्राप्त करी थी मंगोलों के खिलाफ। वह मंगोल जो दिल्ली सहित दिल्ली के आसपास में बसे हुए थे। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी ने जिन मंगोलों को अनुमति दी थी दिल्ली के आसपास और दिल्ली पे रहने की, अलाउद्दीन खिलजी ने ही उन्हें क्या करा, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए 1398 में एक दिन उन सभी मंगोलियों जो लगभग 30,000 की तादाद में थे मार डाला। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी मंगोल जो कि 30,000 की संख्या में थे कम से कम, उन्हें मार डाला और जिसके बाद उनकी पत्नी और बच्चों को गुलाम बना लिया गया, क्योंकि वो दिल्ली को बचाना चाहता था, इसीलिए उसने मंगोलों की इतनी बड़ी संख्या को मार दिया। अब आता है मंगोलों के आक्रमण के बारे में, मंगोलों के द्वारा जो आक्रमण किए गए उनके बारे में पढ़े। तो पॉइंट आता है, पहला जो आक्रमण हुआ वो हुआ कादर के द्वारा, कादर का आक्रमण। अलाउद्दीन ने गद्दी पर बैठते ही उसी वर्ष कादर की देखरेख में मंगोलों की एक बड़ी सेना आक्रमण के लिए निकल पड़ी। अब क्या हुआ, कादर की देखरेख में मंगोलों की एक बड़ी सेना दिल्ली पर आक्रमण के लिए निकल पड़ी। यह सेना जहां से गुजरी वहां तबाही, लूटपाट लूटपाट ठीक है मचा दी। अब ये सेना क्या होता था कि मंगोल जिस भी क्षेत्र से निकल के गुजरते थे वो वहां से लूटपाट मचाते हुए, ठीक है, सबको लोगों को मारते हुए लूटपाट करके निकल जाते थे। बिकॉज एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि उन्हें शांति नहीं पसंद थी। वो जब जाते थे तो ये पता चलता था कि हाँ मंगोलिया इस एरिया से होकर गुजरे हैं, ठीक है, इस प्रकार की उन्हें उनकी सोच थी, तो वो इस प्रकार से ही जाते थे। अलाउद्दीन ने अपने भाई उगुल खां को जंग के लिए भेजा। इस युद्ध में 20,000 से ज्यादा मंगोलों के सैनिक मारे गए और कई मंगोलों को बंदी बनाकर हाथी के द्वारा रौंद दिया गया। अब क्या हुआ, जब ये पहला युद्ध हुआ तो अलाउद्दीन ने अपने भाई उगलू खां को भेजा जंग के लिए, जिसमें कम से कम, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास भी बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है, तो उसके जो जीतने के चांसेस थे वो उस समय काफी ज्यादा थे। तो कई सैनिकों को मार दिया गया इस युद्ध में ही, ठीक है, साथ में कईयों को बंदी बना लिया गया जिन्हें बाद में हाथी के द्वारा रौंद दिया गया। फिर आता है दूसरा आक्रमण, सल्दी का आक्रमण। मंगोलों ने सल्दी के नेतृत्व में सविस्तान या सहवान पर हमला करके सीवी के किले पर अधिकार कर लिया था। अब क्या हुआ, मंगोलों ने सविस्तान या सहवान आप कह सकते हैं, ये एक ही जगह जिसके दो नाम से जाना जाता है, सविस्तान या सहवान पर हमला करके सीवी के किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। सहवान
का प्रदेश सिंध के पश्चिम किनारे के पार स्थित था। तो जो सहवान का प्रदेश था वो सिंध के पश्चिमी किनारे पर स्थित था। इसी प्रदेश में सीबी का किला था। बोलंदर के मुहाने पर पहरेदार का काम करता था। अब क्या हुआ, अब देखिए बुलंद जो दर है ये मुहाने पर पहरेदार का काम करता था। एक प्रकार से ये व्यक्ति नहीं है, एक प्रकार से जगह है जो कि पहरेदार का कार्य करती थी। इस समय जफर खान सामना कम मुक्त अधिकारी था। अब क्या हुआ, इस समय जो जफर खान था, ये जो व्यक्ति है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि खिलजी शासन काल के दौरान जफर खान, ठीक है, जफर खान क्या था, समाना का मुक्ता, समाना जगह का नाम है, और मुक्ता का एक अधिकारी था। मुक्ता अधिकारी को ही कहा जाता है, ठीक है, तो वो वहां का अधिकारी था। उसने अलाउद्दीन के आदेश के अनुसार सीबी के किले को घेरा डालकर विजय प्राप्त की। यह मंगोलों की 2 बार हार थी, ठीक है, तो यहाँ पे मंगोल दूसरी बार फिर हार गए। बिकॉज क्या हुआ, घेरा डालकर सीबी के किले पर घेरा डालकर फिर मंगोलों को हार दी गई। फिर आता कुतलुक, कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण। कुतलुक ख्वाजा का आक्रमण हुआ था। अब इसके बारे में पढ़े। ठंड का मौसम शुरू होने के बाद 1999 में मावरा उन्नर के मंगोल शासक ने अपने बेटे कुतलुक ख्वाजा को 2 लाख की सेना के साथ दिल्ली पर हमला करने के लिए भेजा। तो आपको ये जो संख्या है सेनाओं की, अगर आप इसको याद रखें तो आपके जो मार्क्स है काफी ज्यादा अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 लाख की सेनाओं के साथ कुतलुक ख्वाजा को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए मावर उन्नहर ने भेजा। दिल्ली से 6 मील दूर पहुंचकर मंगोलों ने अपना पड़ाव डाला। अब क्या हुआ, दिल्ली से जब मंगोल 6 मील दूर पहुंच गए तो वहां पे उन्होंने अपना पड़ाव डाला कि अब हम यहाँ रुकेंगे और उसके बाद जब चलेंगे तो सीधा दिल्ली पे आक्रमण कर देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बिना डरे अपनी सेना को जंग के लिए भेज दिया, ठीक है। तो 6 मील दूर ही जंग हुई जहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से 6 मील दूर तक अपनी जंग को सेना को भेजा कि वहां जाके युद्ध लड़ा जाए। जफर खां भी मंगोल के साथ खिलाफ जंग मिल रहा था, ठीक है। तो जफर क्या था, मंगोलों के खिलाफ जंग मिल रहा था। मंगोल वहां से भाग उठे पर जफर खान सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। अब देखिए यहाँ पे, अब जब युद्ध हुआ, ठीक है, तो तकरीबन 4 लाख से ज्यादा सेना तो अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी अपनी, और जो कुतलुक खां था उसके पास 2 लाख की सेना थी। तो पल्ला तो अलाउद्दीन खिलजी का भारी था। तो क्या हुआ कि युद्ध में उसकी सेना, जब कुतलुक खां की सेना वहां से भाग उठी, मंगोल जो थे वो वहां से भाग उठे, परंतु जफर खां उनका पीछा करने लग गया। तेजी से पीछा करने के कारण जफर खां अपनी सेना से अलग हो गया। उसके साथ लगभग कुछ हजार सैनिक थे। अब जफर खां बड़ी तेजी से उसकी सेना का पीछा कर रहा था, मंगोलों का पीछा कर रहा था, तो वो इतनी तेजी से निकल गया कि कुछ हजार सैनिक ही उसके साथ बचे। और जब वो मंगोलों के पास पहुंचा, अब मंगोलों के साथ लड़ते हुए जफर खां बहादुर से शहीद भी हो गए। तो अब जफर खां शहीद हो गया बहादुरी से, बिकॉज क्योंकि सेना कम थी तो उसको वहां पे मौत के घाट उतार दिया गया। जफर खां की मृत्यु के बाद कुतलुक ख्वाजा क्यों लौट गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि जफर खां की मृत्यु के बाद भी कुतलुक खां क्यों लौट गया, एक प्रकार से पूछा जा सकता है। या फिर आप भी अपने अगर आंसर में लिखें तो इसको इस टाइप से लिखिए ब्लैक पेन से, कि जो चेकर है उसे पता चले कि आपने क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर भी आपने ही दिया है। इसका आंसर क्या है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से विजय प्राप्त करना संभव नहीं था, क्योंकि उसके पास जो सेना की संख्या थी वो बहुत बड़ी थी, ठीक है। 4,75,000 की तकरीबन सेना थी, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो 4,75,000 की सेना और 2 लाख की सेना का कोई मुकाबला ही नहीं है, इसीलिए वो वापसी चला गया। टर्की का आक्रमण। मंगोलों को जब सूचना मिली कि अलाउद्दीन चित्तौड़ पर हमला करने गया है, तब मंगोलों ने अपने मुख्य सरदार तरगी ने 12 तुमन, एक तुमन का मतलब होता है 10,000 सैनिकों की संख्या, ठीक है। तो मंगोलों ने क्या करा, अपने सरदार तरगी, उसके सरदार तरगी ने 12 तुमन मतलब 1,20,000 सैनिकों को दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए भेज दिया, क्योंकि अब उन्हें लगा था कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में युद्ध लड़ेगा, तब तक हम जाके दिल्ली पर आक्रमण करके उसे जीत लेंगे। यह आक्रमण 1303 में हुआ था। अब क्या हुआ, यह आक्रमण 1303 में हुआ, परंतु अलाउद्दीन चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करके दिल्ली वापसी पहुंच गया। पर
उसकी सेना की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि चित्तौड़ की युद्ध से लड़के आया था, तो उसकी सेना की जो हालत थी काफी ज्यादा खराब थी। ठीक है, सेना लड़ने के तो हालत में थी भी नहीं बिल्कुल भी। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, सेना की क्षति के कारण उसे सेना के साथ सीरी में पड़ाव डाला। अब ठीक है, सेना को काफी ज्यादा क्षति प्राप्त हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, अपनी पूरी सेना के साथ सीरी में पड़ाव डाला और उसके चारों ओर एक खाई खुदवा दी। 2 से 3 बार शाही सेना के साथ मुठभेड़ हुई, परंतु कोई भी विजय प्राप्त नहीं हुई। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए युद्ध की बात आ चुकी है। युद्ध यहाँ पे हो रहा है कि 2 से 3 बार सेना के साथ मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई, परंतु कोई भी, जो आप कह सकते हैं कि निर्णय सामने नहीं आया। ना ही तरकी की सेना हार मान रही थी और ना ही अलाउद्दीन खिलजी की। तो तरकी समझ गया था कि अलाउद्दीन के होते हुए दिल्ली पर विजय प्राप्त करना नामुमकिन है। तरकी सेना के साथ लौट गया। क्या हुआ, तरकी वापसी अपनी सेना के साथ लौट गया। इस युद्ध ने अलाउद्दीन की आंखें खोल दी और अलाउद्दीन समझ गया कि मंगोलों के खिलाफ कोई ठोस कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मंगोल आक्रमण पे आक्रमण करे जा रहे थे, मंगोल रुक नहीं रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी समझ गया था कि अब मंगोलों का कोई, आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें एक प्रकार से कि मंगोल इसके बाद कुछ ना करे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करा, उसने कई ठोस कदम उठाए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अली बेग, तरताक और तरगी का भी आक्रमण हुआ। तो ये आक्रमण 1305 में हुआ था। तो इस आक्रमण में भी कुछ खास नहीं हुआ, वही जंग लड़ी गई। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट आक्रमण थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में सुधार। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में क्या क्या सुधार हुए थे और उसने क्या क्या सुधार किए। ठीक है, प्लीज इस पार्ट को, तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करके जाइए, बिकॉज अगर ये आता है तो आपको अच्छे से अच्छे लिखना होगा। तो आता है पहला पॉइंट कि राजस्व नीति में किए गए सुधार। अब राजस्व नीति में कुछ सुधार किए गए थे, उनके बारे में देखें। तो पहला आता है कि मुस्लिम माफीदारी पर राजस्व में वृद्धि के लिए सुल्तान ने सभी प्रकार की माफी जमीनें जैसे इनाम, इजरत, वक्फ, मिल्क, मुफ्रिज को निरस्त कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राजस्व राजस्व होता है कि राजा के द्वारा जो धन इकट्ठा होता है, राजा के जो कोष में, धन कोष में जो धन इकट्ठा होता है वो उसका राजस्व कहलाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसमें वृद्धि करने के लिए, क्योंकि उसकी संख्या कम होती जा रही थी, तो उसमें वृद्धि करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, जितनी भी माफी जमीनें थी, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनाम दिया जाता था जमीन में, दान दिया जाता था जमीन में, इन सबको रद्द कर दिया था। ठीक है, निरस्त कर दिया था। ये माफी की जमीनें केवल मुसलमानों पिछले सुल्तान ने प्रदान की थी। कई जमीनें वापसी भी ले ली गई। अब क्या हुआ, पिछले सुल्तान ने काफी सारी जमीनें दान दक्षिणा में दे दी थी, ठीक है, मुसलमानों को, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बंद कर दिया और कई जमीनें तो वापसी जब्त कर ली। भूराजस्व में वृद्धि, भूराजस्व में वृद्धि करने के लिए क्या करा, मेघ निषेध की नीति से राजकोष को काफी हानि हुई थी। मेघ निषेध की एक नीति थी, तो इस नीति के कारण क्या हुआ, राजस्व को काफी ज्यादा हानि पहुंची। इसके अलावा मंगोलों के आक्रमण से राजस्व पर भारी प्रभाव पड़ रहा था। मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे थे, तो राजस्व खाली होता जा रहा था। ठीक है, धनकोष जो था वो खाली होता जा रहा था। राजस्व में वृद्धि करने के लिए सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर 1/2 उपज का हिस्सा कर दिया। ठीक है, भू राजस्व को भी बढ़ा दिया। भूमि पे जो राजस्व लिया जाता था, ठीक है, भूमि पे जो कर लिया जाता था उसको 1/2 कर दिया बढ़ाकर। दीवान ए मुस्त खारिज खराज, राजस्व में हो रही भ्रष्टाचारी को देखते हुए, ये तीसरा पॉइंट है, राजस्व में हो रही भ्रष्टाचारी को देखते हुए सुल्तान ने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। यह विभाग राजस्व अधिकारियों के प्रति कठोर नीति के द्वारा बकाया राशि वसूलता था। ठीक है, तो एक आप कह सकते हैं कि एक विभाग बनाई, ब्रांच बनाई गई, जिसका काम था कि भ्रष्टाचारी जो होती है राजस्व के लिए उसको समाप्त करना। ठीक है, और कठोर नियमों को अपनाना। अगर कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति राजकोष नहीं भरता या फिर कोई अधिकारी राजकोष में घपला करता है, तो इसके लिए अधिकारियों को यातना भी दी जाती थी। ठीक है, तो अधिकारियों को यातना भी दी जाती थी कि अगर वो कर नहीं पे करते थे तो अतिरिक्त कर। अब जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया। राजस्व में वृद्धि के लिए करों में वृद्धि कर दी गई। ठीक है,
जो टैक्स थे उनको बढ़ा दिया गया, जैसे उपज कर और कुछ नए कर भी लगाए गए। ठीक है, उपज कर मतलब जो भी किसान जो भी उपज करेगा, ठीक है, उसको कर, उसके ऊपर उसे कर देना होता था, टैक्स पे करना होता था। तो अब क्या करना था कि उपज कर को तो बढ़ा ही दिया गया, परंतु कुछ नए कर लगा दिए गए, जैसे गृह कर। आप अगर शहर में रहते हैं, आप घर में रहते हैं, तो आपको टैक्स पे करना होगा चराई कर। आपके पास अगर जानवर है, आप उसको चराई करने ले जाते हैं, तो आपको टैक्स पे करना होगा। ये कुछ नए कर लगाए गए थे। अपनी उदारता के कारण अलाउद्दीन ने चराई कर में भी कमी करी। ठीक है, कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चराई का जो कर था, ठीक है, चराई का कर उसको कम कर दिया। शासन का केंद्रीकरण। सुल्तान शासन को निरंकुश चलाना चाहता था। अपने विरोधियों का दमन करके उसने अपनी सत्ता अपने हाथों में कर ली और केंद्रित कर ली। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी को किस प्रकार का शासन पसंद था, उसको सब कुछ अपने अंतर्गत चाहिए था। ठीक है, वो निरंकुश शासन चलाना चाहता था। इसके लिए उसने क्या करा, जितने भी विरोधी थे उन सबका विरोध करा। ठीक है, उनका दमन कर दिया, उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। साथ में जितनी भी आप कह सकते हैं शक्तियां थी वो अपने अंतर्गत कर ली। मंत्रियों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, जितने भी मंत्रीगण थे उन्हें अनुमति नहीं थी कि वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। वह सुल्तान के आदेश मानते थे। अमीर तथा दरबारी सम्राट से भयभीत रहा करते थे। जितने भी अमीर व्यक्ति थे वो सम्राट से डरते थे। फिर आता है छठा पॉइंट, न्याय व्यवस्था में सुधार। सुल्तान ने न्याय पर अधिक ध्यान दिया ताकि राज्य में शांति बनी रहे। उसकी न्याय व्यवस्था धर्म ग्रंथों पर आधारित नहीं। अब आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इस्लामिक धर्म से रिलेटेड करता था, परंतु उसका जो नियम था वो धर्म से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कुरान शरीफ के हिसाब से प्रशासन को चलाता है। ठीक है, तो वो क्या था, वो अपने नियम बनाता था और उनके हिसाब से व्यवस्था को चलाता था। तो उसने शांति पर ज्यादा ध्यान दिया था। इसके लिए सुल्तान ने चरित्रवान नीति निपुण न्यायाधीशों को नियुक्त किया। अब क्या हुआ कि न्याय अच्छे से किया जाए, इसके लिए उसने चरित्रवान नीति, ठीक है, नीतिवान और नीति निपुण ऐसे लोगों को रखा जो कि चरित्रवान है, जिनका चरित्र काफी अच्छा है और वो न्याय पे बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। इन लोगों को क्या बनाया, न्यायाधीश, जज के रूप में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश की सहायता से पुलिस तथा गुप्तचरों को भी नियुक्त किया गया। अब आता है सैनिक व्यवस्था कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में सैनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और उसमें क्या क्या सुधार किए गए। स्थायी सेना की व्यवस्था। अब आप इस पॉइंट को काफी ध्यान से समझिए कि स्थायी सेना, इससे पहले जितने भी शासक थे उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि उनके पास एक स्थायी सेना होनी चाहिए जो ऑल टाइम दिल्ली में रहे। ठीक है, और जब भी कभी युद्ध हो वो फटाक से खड़ी हो जाए, हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए। तो इस प्रकार की सोच अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने स्थानीय सेना का निर्माण किया और हर समय दिल्ली में तैयार रहती थी। ये सेना क्या करती थी, दिल्ली में ऑल टाइम तैयार रहती थी। उसकी सेना में 4,75,000, देखिए मैंने आपको पहले भी संख्या बताया, तो 4,75,000 की उसकी सैनिक संख्या थी। इससे पहले कोई भी सुल्तान स्थायी सेना नहीं रखता था। जब भी आवश्यकता पड़ती थी तो जागीरदारों की सेना को इकट्ठा किया जाता था, परंतु इसमें समय लगता था और हानि भी पहुंचती थी। तो इससे पहले क्या होता था, जागीरदारों को सेना रखने की, छोटी छोटी सेना की टुकड़ियां रखने की इजाजत थी। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे कि जब भी आवश्यकता होती थी तो जागीरदार अपनी सेना राजा को दे देते थे। इसमें क्या लगता था, इसमें टाइम भी लगता था। साथ में सेना को इकट्ठा होने में जितना समय लगा उतनी देर में युद्ध के परिणाम बदल सकते थे। ठीक है, तो ये देखते हुए क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना का निर्माण करा जो कि दिल्ली में हमेशा उपस्थित रहेगी और इसकी संख्या 4,75,000 थी। और जब भी युद्ध होगा ये सेना फटाक से खड़ी हो जाएगी। सैनिकों की भर्ती में सुधार। सैनिक भर्ती के लिए एक मंत्री नियुक्त किया गया। इसके साथ वह स्वयं भी सैनिकों की भर्ती कराता था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, खुद भी उनके साथ मिलकर सैनिकों की भर्ती कराता था और साथ में एक मंत्री नियुक्त कराता जिसका सिर्फ यही काम था कि वो सैनिकों की भर्ती करेगा। सैनिक योग्यता के आधार पर भर्ती होते थे, ना कि वंश या जाति के आधार पर। ठीक है, तो जितने भी सैनिक थे वो योग्यता के आधार पर क्या होते थे, भर्ती होते थे कि उनके पास ताकत है, वो युद्ध में लड़ सकते हैं या नहीं, ना कि वंश के आधार पर। ठीक है, वंश या जाति के आधार पर, क्योंकि अगर वो ऊंचे वंश या ऊंची जाति के तो उन्हें भर्ती कर लिया जाए। सैनिकों का हुलिया भी लिखा जाता था जिससे उनके स्थान पर कोई और ना आ जाए। ठीक है, तो जब सैनिकों की भर्ती होती थी तो उनका हुलिया जो उनका फेस था उनको लिखा जाता था, ताकि भविष्य में अगर उनके स्थान पर कोई आ जाए तो उसको पकड़ लिया जाए। तीसरा पॉइंट था नगद वेतन। नगद वेतन से तात्पर्य है कि जितने भी सैनिक थे उन्हें नगद वेतन दिया जाता था, इंस्टेड ऑफ कि आपको एक प्रकार से कुछ वेतन के बदले कुछ और चीजें दे दी जाए या फिर वेतन को थोड़ा थोड़ा दिया जाए। तो अलाउद्दीन ने
प्रत्येक घुड़सवार सैनिक को 334 टंका का प्रतिवर्ष निश्चित किया था। ठीक है, 334 टंका एक प्रकार से आप कह सकते हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, जितनी एक सैनिक को दी जाती थी एक वर्ष में। ठीक है, तो 334 टंका प्रतिवर्ष दिया जाता था। सैनिक को वेतन कौशल्य से दिया जाता था। ठीक है, तो जितना भी कोष में धन था उसमें से सैनिकों को धन जो उनका फंड बनता है वो उन्हें दिया जाता था प्रतिवर्ष। अलाउद्दीन ने वेतन के बदले भू राजस्व या भूमि देने की प्रणाली को समाप्त कर दिया था। ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने वेतन के बदले किसी और चीज का जो लेन देन था उसको बंद कर दिया था। पैदल सैनिक को 156 टंका प्रतिवर्ष दिया जाता था और यह सभी वेतन नगद के रूप में दिए जाते थे। दुर्गों का निर्माण एवं मरम्मत। मंगोलों से आक्रमण रोकने के लिए अलाउद्दीन ने सीमा पर नए दुर्गों का निर्माण कराया। ठीक है, और पुराने दुर्गों को क्या करी, मरम्मत करी। बिकॉज दुर्ग जो होते हैं युद्ध के समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि दुर्ग में ही सैनिक रुकते हैं। ठीक है, वहीं से जंग लड़ी जाती है। तो दुर्गों की जो स्थिति होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलाउद्दीन खिलजी ने नए नए दुर्गों का निर्माण कराया, साथ में जो पुराने दुर्ग थे उनकी अच्छे से मरम्मत कराई। इसमें योग्य सैनिकों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो दुर्ग जो होता था इसमें योग्य सैनिक, ऐसे सैनिक जो कि योग्यता से प्राप्त हो, ठीक है, जो कि युद्ध में काफी अच्छा लड़ सके बाकियों के मुकाबले, इन सैनिकों को इसमें रखा गया। उनके लिए पर्याप्त शस्त्र खाद्यान्न आदि वहीं रखा जाता था। दुर्ग में ही उनके लिए खाने पीने की वस्तुएं, अस्त्र औजार, जितनी भी चीजें उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए चाहिए आवश्यक है, वो सब चीजें वहां पे उपलब्ध होती थी हर समय। ठीक है, वो सब चीजें वहां पे रखी जाती थी। फिर आता है आर्थिक व्यवस्था में सुधार। आर्थिक व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार किए गए थे इसको देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत संपत्ति तथा जागीर का अपहरण। अब देखिए ये आर्थिक सुधार और राजस्व सुधार कुछ हद तक मेल खाते हैं। ठीक है, परंतु कुछ पॉइंट यहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो वो देखते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति और जागीर का अपहरण। अलाउद्दीन ने समझ लिया था कि जब भी लोगों के पास अधिक धन आ जाता है उनमें विद्रोह करने की भावना भी ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। अलाउद्दीन के लिए समझ लिया था कि किसी व्यक्ति के पास अगर धन ज्यादा आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें विरोध करने का जो है जज्बा पैदा हो जाएगा कि वो विरोध करेगा हर चीज का। तो इसके लिए उसने क्या करा, उन सबकी जमीनें ही छीन ली, उनका धन छीन लिया, जमीनें छीन ली। इतना दिया, इतना धन और जमीन दी जिसपे वो जी सके, ना कि विरोध कर सके। उसने मुसलमान माफीदार की भूमि तथा राज्य द्वारा दी गई संपत्ति, इनाम, पेंशन तथा दान में मिली हुई भूमि जब्त कर ली। ठीक है, वो सारी जमीनें जो कि लोगों को इनाम, पेंशन, ठीक है, या दान में मिली है, उन सबको जब्त कर लिया गया। उसने जागीर प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। फिर आता है बाजार पर नियंत्रण। अलाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाजार पर नियंत्रण था। विद्रोहियों का दमन, मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा तथा भारत विजय के लिए इतनी बड़ी सेना रखना महत्वपूर्ण था। तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि बाजार पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण, बिकॉज एक प्रकार से ये भी क्योंकि इतनी बड़ी सेना अगर वो रखता है, ठीक है, तो उस सेना का जो पालन पोषण है वो बाजार के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, कर ले लेकर भी, अधिक से अधिक कर लेकर भी। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए था कि बाजार की व्यवस्था चाहिए थी। तो उसने पूरा नियंत्रण उस पर अपना लिया, क्योंकि सेना का अच्छे से अच्छा पालन पोषण करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा बाजार के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद कर में वृद्धि, जो कि मैंने आपको राजस्व वाले पार्ट में भी बताया, टैक्सेस में वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, उपज का जो टैक्स था उसमें भी, और नए नए कर लगाए गए, गृह कर और चराई कर लगा दिया गया था। अब आता है वितरण व्यवस्था। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर था उसके बारे में। तो सामान के वितरण के लिए दिल्ली में 3 बाजारों, यहाँ पे बाजारों आएगा, ठीक है, बाजारों की व्यवस्था बनाई गई। एक बाजार सराय उदल कहलाती थी। ठीक है, तो जो पहली बाजार थी वो सराय उदल कहलाती थी। पंजीकृत व्यापारियों को सराय उदल में सामान बेचने या खरीदने का अनिवार्य था। मतलब जो भी व्यक्ति रजिस्टर्ड है वही सराय उदल में क्या कर सकता है, सामान को खरीद व बेच सकता है। दूसरा बाजार शहनाई मंडी था। ठीक है, तो दूसरा बाजार जो था वो शहनाई मंडी था। तीसरे बाजार का उल्लेख नहीं है। उपभोक्ता को अज्ञात पत्र दिए जाते थे, उसी से हिसाब मिलता था कि वस्तुओं को कितनी वस्तुएं उसको दी जाए। तो आप देखिए यहाँ पे कि मार्केट्स में जो भी व्यक्ति खरीदने आया उसको एक कार्ड दिया जाता था, एक प्रकार से राशन कार्ड। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में भी राशन कार्ड को बताया गया है। तो जो राशन कार्ड दिया जाता था तो उसमें लिखा होता था कि व्यक्ति को कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए। ठीक है, इन्हीं कार्ड से पता चलता था कि व्यक्ति को क्या देना है। अगर वो कुछ और मांगता है तो, और वो कार्ड में नहीं है, तो वो उसे नहीं दिया जाता था।
ठीक है, तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी का पूरा शासनकाल, जिसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कवर करा दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें प्लीज बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है इन हैंड रिटन नोट्स को लिखने में, कंप्यूटर पे बनाने में थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, बट आपके कहने पर हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये जो नोट्स हैं आपको चैप्टर कंप्लीट होते ही हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी जितनी भी हेल्प होगी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।